Good morning students. Today we are going to discuss about potential energy of a charge in electric field. Okay. So potential energy of a charge in a इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत जाना हुआ सा टर्म है आपके लिए और पोटेंशियल भी हम किसी पॉइंट पर समझ चुके हैं. बट नाउ हेयर द टर्न इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी को समझना है और पोटेंशियल को समझना है. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. कैसे आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है. ठीक है. सो नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज द पॉइंट वेयर अ चार्ज Q is kept at any distance R. Point B is situated RB. At any distance RA, point A is situated. Now we know potential at any point. Potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. If we are calculating potential at B, then it will be RB. If we are calculating potential at point A, then it will be RA. So now one thing is to be noted that V is inversely proportional to R. V R के inversely proportional है. If R is greater, then V will be lesser. If R is lesser, then V will be greater. ठीक है. अगर R की वैल्यू कम है तो V की वैल्यू ज़्यादा होगी. R की वैल्यू ज़्यादा है तो V की वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये पता चल गई कि जब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल कम होता जाता है उस चार्ज से. ठीक है. जैसे चार्ज से दूर जा रहे हो आप तो पोटेंशियल कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. ठीक है. और जैसे जैसे आप चार्ज के पास आ रहे हो वैसे वैसे उस पॉइंट पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. ठीक. एक कंक्लूजन यहाँ से मिला. अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. सपोज ये कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, और आपने इस स्पॉन्ज को प्रेस करना है. ठीक. इस स्पॉन्ज को आपने यहाँ से प्रेस करना शुरू किया किसी भी चीज़ से. कोई भी चीज़ हो सकती है. आपने हाथ से प्रेस कर रहे हैं या कोई भी दूसरी चीज़ जिससे आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. आपने अपने हाथ से इसे प्रेस किया और इसे इस पोजीशन तक लेकर आए, लगभग यहाँ तक. सी, ये दूसरे डायग्राम में मैंने शो किया है. इस पोजीशन तक आपने इसे प्रेस कर दिया. ठीक है. और इसे प्रेस करने में आपने कितना वर्क किया? अगर आपके हाथ ने वर्क किया है, हाथ ने इसको प्रेस किया है, तो आपके हाथ ने 10 जूल वर्क किया. ठीक है. सो नाउ दिस पार्ट ऑफ द स्पॉन्ज विल टेक दिस 10 जूल एनर्जी. वो इस 10 जूल एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा. एंड नाउ दिस एंड इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 जूल. ये 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है. तो 10 जूल का वर्क किया आपके हाथ ने इस स्पॉन्ज को यहाँ तक लाने में. ठीक है. सो अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूँ, ऊपर यहाँ पर डिनोट करूँ, सो एट दिस पॉइंट सपोज इट इज पॉइंट ए. तो यहाँ से पॉइंट ए तक लाने में इसको मैंने जितना काम किया, सपोज यहाँ पर कोई यूनिट चार्ज है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q. वर्क डन ऑन कैरिंग यूनिट चार्ज. अगर ये चार्ज 1 हो जाए तो V और W इक्वल हो जाएंगे. जितना हमने वर्क किया उतना ही पोटेंशियल है उस पॉइंट पर. तो सपोज हम यहाँ से यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे थे तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 10 वोल्ट. क्यों? क्योंकि 10 जूल का वर्क कर रहे हैं हम यहाँ तक लाने के लिए. ठीक है. ये पोटेंशियल हुआ. उसके बाद सपोज हमने यहाँ से फिर इसको और ज़्यादा हमने इसको प्रेस किया और ज़्यादा जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, सो मोर वर्क इज टू बी डन. नाउ दिस इज 30 जूल. 30 जूल वर्क किया. So this part has taken the energy of 30 joule. इसने 30 जूल एनर्जी को एक्सेप्ट किया. मीन्स 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर्ड है. ठीक है. और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से ठीक इसके ऊपर, यहाँ इस पॉइंट पर सपोज इट इज पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है दैट इज 30 वोल्ट. ठीक है. तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, वन कंक्लूजन इज हेयर. क्या कंक्लूजन है? पोटेंशियल इज लिंक्ड टू लोकेशन. पोटेंशियल सिर्फ लोकेशन बता रहा है. इस स्पॉन्ज पर पॉइंट ए पर अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज 10 वोल्ट. पोटेंशियल होगा जो पॉइंट बी पर दैट इज 30 वोल्ट. तो ये बस लोकेशन बता रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी की. बट
जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जब हमने वर्क किया, इधर एनर्जी ट्रांसफर हुई, जो भी वर्क किया, जितना भी वर्क किया, इसने उस पोटेंशियल एनर्जी को या उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, पोटेंशियल सिर्फ लोकेशन बता रहा है आपको, पोटेंशियल एनर्जी उस पे जितना भी वर्क किया गया वो उसने अपने में स्टोर करके रख लिया, वो पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ अब पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, जितना आपने काम किया है वही आपका एनर्जी के बराबर होगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वी नो potential difference V is equal to work done upon Q. Now from here W is equal to Q into V. This is the potential energy. U is equal to Q into V. Okay. Now one type of numerical here as example I am showing you. Suppose we are having a charge of magnitude 40 microcoulomb. ठीक है. So 40 microcoulomb means 40 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. Potential at this point V is equal to 240 volt. Now we are to calculate the potential energy at that point. So potential energy U is equal to Q into V. यहाँ आपने Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई करके इतना जूल आपको मिल गया। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर जहाँ पर पोटेंशियल 240 वोल्ट था। ठीक है, ये आपने पोटेंशियल समझ लिया और पोटेंशियल एनर्जी समझ ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, 2 चार्जेस हैं, 2 से ज़्यादा, 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पर है, बहुत सारे चार्जेस हैं और उनका कोई सिस्टम बना दिया गया है, सो उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। नाउ सी the most general part of this is two particle system. सबसे पहले हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालते हैं। टू पार्टिकल सिस्टम मीन्स देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स। ओके, सो वन इज हेयर कैपिटल Q। अभी अगर हम इस Q को कंसिडर ना करें, सिर्फ यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है आपके पास Q और R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है Q। अब V, ठीक है, R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। P पॉइंट पर पोटेंशियल, वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q upon R. R is distance from this charge. Now this is potential. We know work done W is equal to Q into V. So Q ये हो गया आपके पास और V की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की थी, ये मिला आपको। सो ये वर्क डन हो गया, या आप इसी को कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम्स के लिए ये हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब वहीं अगर 3 पार्टिकल सिस्टम की हम बात करते हैं, सो देयर इज अ सिस्टम containing 3 particles Q1, Q2 and Q3. 3 particles are here, या 3 charges are here. Distance between Q1 and Q2 is R12, distance between Q2 and Q3 is R23 and distance between Q1 and Q3 is R13. ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, potential energy between these 2 charged particles Q1 and Q2. We know the potential energy for 2 particles, हमें एक्सप्रेशन पता है 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। सो Q1 और Q2 के बीच के लिए, इस सिस्टम के लिए पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R12। अभी यहाँ हमने निकाला था ना, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आया था आपका 1/4 pi epsilon naught QQ अपॉन R। सो सिमिलरली इन दोनों पार्टिकल्स के लिए हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब इन दोनों पार्टिकल्स के लिए कुछ होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स, इस चार्ज को आप यहाँ तक लेके आ रहे हो, यहाँ कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ा। अब ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों किसी पोजीशन पे हैं, तो इसे लाने के लिए भी आपको कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो आप फोर्स लगाएंगे या जो भी वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा, और इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3
Q2 Q3 अपॉन R2 3। सिमिलरली इन दोनों के बीच आप कैलकुलेट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R1 3। यहाँ से इन तीनों में से आप 1/4πε0 कॉमन लेकर के ये फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, इफ देयर इज द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स, ठीक है, 4 पार्टिकल्स का सिस्टम है। यहाँ आपने कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है, हेयर इज द अनदर चार्ज Q2 at distance R23, here is another charge Q3, Q3 से R34 डिस्टेंस पर यहाँ पर एक और चार्ज है Q4, और Q1 और Q4 के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R14। ठीक है, अब 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए। सी 1/4πε0 तो कॉमन ही आएगा, तो इसे मैंने पहले ही कॉमन रख दिया है। अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आने वाली हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आता, तो इन दोनों के लिए Q1 Q2 अपॉन R12 हो गया। अब Q1 और Q3 के बीच में, ठीक है, तो Q1 और Q3 के बीच में हम देख लेते हैं डिस्टेंस है आपकी R13। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम लिख देंगे Q1 Q3 अपॉन R13। उसके बाद Q1 और Q4 के बीच में, सो Q1 Q4 अपॉन R14, यहाँ तक केसेस। अब Q2 चार्ज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो Q2 और Q1 के बीच में हम लिख चुके हैं, Q2 और Q3 के बीच में लिख लेते हैं। सो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4, ये देखिए Q2 Q4 और इनके बीच में डिस्टेंस है R24, सो Q2 Q4 अपॉन R24। ठीक है, और इसी तरीके से अब लास्ट हमारे पास बचता है Q3 और Q4 के बीच में, तो ये आ गया Q3 Q4 अपॉन R34। सो इस तरीके से आप 4 पार्टिकल सिस्टम, 5 पार्टिकल सिस्टम, 6 पार्टिकल सिस्टम और अप टू n पार्टिकल सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो टर्म आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल। आपके पास कोई चार्ज्ड शेल है, बट जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल के लिए भी देयर आर 3 केसेस। वो 3 केसेस क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड दिस शेल, ये यहाँ पर P पॉइंट जब यहाँ पर है। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे जब ये पॉइंट यहाँ सरफेस पर होगा, मतलब सरफेस पर हमें कैलकुलेट करना है। एंड द थर्ड केस इज व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड दिस शेल, जब इस शेल के अंदर होगा। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, व्हेन P इज आउटसाइड द शेल। ये जो पॉइंट P है जिस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दिस पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। सो स्टूडेंट्स, वी नो electric field is equal to 1/4πε0 Q upon R square. Okay, so E is equal to minus dV upon dr is equal to 1/4πε0 Q upon R square. ये आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके इक्वल। अब यहाँ से माइनस dV ओवर dr इज इक्वल टू 1/4πε0 Q upon R square। यहाँ से आपने dV कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से जब अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करा देते हैं तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा, V निकल जाएगा। सो इंटीग्रेशन dV इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q वी हैव केप्ट आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर dr। 1/r स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन किया, इट विल बी r रेज टू द पावर -1/-1। दिस माइनस कैंसल्स आउट दिस माइनस, सो वी गेट 1/4πε0 Q upon R। ये आपको मिल गया आउटसाइड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, we know as V increases when R decreases। R अगर आपका कम हो रहा है, आप इस पॉइंट से इधर को आ रहे हो, चार्ज के पास में आ रहे हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब आपको इस सरफेस वाले पॉइंट के लिए जब कैलकुलेट करना है, सो फॉर दिस पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस सेंटर इज कैपिटल R, सो नाउ पोटेंशियल एट दिस सरफेस विल बी V surface is equal to 1/4πε0 Q upon capital R। ठीक है, is inside the shell। ठीक है, शेल के अंदर आपको जब कैलकुलेट करना है, सो फॉर इनसाइड केस स्टूडेंट सी,
E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr. dv अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस e dr. Now inside the shell electric field will be 0, so now this dv is equal to 0. और अगर इस dv का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको v मिल जाएगा. dv का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर 0 है और 0 का इंटीग्रेशन हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको मिल जाएगा. सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट मीन्स शेल के अंदर जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा. बट होगा कितना, ये तो हमें पता चल गया कि हर पॉइंट पर सेम होगा, बट होगा कितना वो हम देख लेते हैं. देखिए सपोज यहाँ पर ये जो सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल पास में, बिल्कुल एग्जैक्ट पास में, ताकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, dr डिस्टेंस हो, बहुत कम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी. तो इस केस में क्या पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पर भी होना चाहिए, बिकॉज दे आर एट नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम डिस्टेंस है. तो हम देख लेते हैं. तो जो ये इनसाइड वाला जो आपने पॉइंट लिया यहाँ पर, इस पर भी पोटेंशियल कितना होगा जितना इस सरफेस वाले पॉइंट पर होगा. क्यों? क्योंकि वो लगभग एक ही पॉइंट पर है, बहुत कम उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस है. ठीक है. सो पोटेंशियल इनसाइड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. ठीक है. वो इसी के बराबर होगा, जितना आपका सरफेस पर था उतना ही इनसाइड भी होगा. ठीक है. अब देख लेते हैं ग्राफ. हमने आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड 3 केसेस देखे. उन 3 केसेस के लिए हम बात कर लेते हैं. Here on the y-axis we are representing potential and on x-axis we are representing the distance. ठीक है. डिस्टेंस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो नाउ सी, अगर हम बात करते हैं vs की, तो vs क्या है? सरफेस पर है. ठीक है. और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कैपिटल R. ठीक है. कैपिटल R. तो सरफेस पर जितना पोटेंशियल था उतना ही आपका ये पोटेंशियल आपको मिल रहा है. सरफेस पर इतना था पोटेंशियल, यहाँ से आप आते गए आते गए आते गए आते गए और इनसाइड तक, मतलब पूरे जहाँ पर अंदर तक वो कवर कर रहा है r डिस्टेंस तक, वहाँ तक पोटेंशियल सेम है. उसके बाद जब ये आउटसाइड आया शेल से, तो आउटसाइड द शेल इट इज गोइंग ऑन. क्या होगा? ये शेल से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा. सो इसको हमने डिक्रीजिंग दिखा दिया है. ठीक है. एज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो ये इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा. ठीक है. तो ये आउटसाइड के लिए है और ये इनसाइड द शेल है. तो इस तरीके से आप इस पोटेंशियल का ग्राफ शो कर सकते हैं.